नमस्कार, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स में। दोस्तों, हमारी फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा मेंबर जरूर होता है जिसे स्नोरिंग या फिर खर्राटे की दिक्कत होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, उनकी समस्या को इग्नोर कर देते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि शायद थका होगा इंसान इसलिए खर्राटे ले रहा है, या फिर बहुत अच्छी नींद आ रही होगी इसलिए खर्राटे ले रहा है। लेकिन डॉक्टर्स ऐसा नहीं मानते। डॉक्टर्स का मानना है कि स्नोरिंग की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और इतनी खतरनाक है कि स्लीप एपनिया जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो हमने सोचा कि हम डॉक्टर से ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि स्नोरिंग से रिलेटेड मिथ्स क्या हैं और उसके पीछे का साइंस क्या है। सो आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर मयंक सक्सेना। डॉक्टर मयंक, आपका एनपीटी पर बहुत स्वागत है। मैं आपको बता देती हूँ कि डॉक्टर मयंक सक्सेना एडिशनल डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन फोर्टिस हॉस्पिटल में। डॉक्टर, आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। डॉक्टर, स्नोरिंग को हम इतना बड़ा इशू नहीं मानते हैं, जबकि डॉक्टर्स ऐसा नहीं कहते हैं। हमारे पास ना एक पूरी लिस्ट है बहुत सारी प्रॉब्लम्स की, उसमें बहुत सारे मिथ्स भी हैं, बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं। तो सबसे पहले मैं तो आपसे यही जानना चाहूँगी कि अक्सर हमें ये बताया जाता है और हम ऐसा सुनते भी हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई जो मोटे लोग होते हैं, जो ओवरवेट होते हैं, सिर्फ उन्हीं को स्नोरिंग की दिक्कत है। क्या ये फैक्ट है या फिर ये सिर्फ मिथ्स है? ये एक मिथ में हम देखेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो मोटे और थोड़े तंदुरुस्त और ओवरवेट लोग होते हैं उनमें स्नोरिंग की संभावनाएं ज़्यादा होती है और स्नोरिंग से रिलेटेड स्लीप एपनिया के सिम्टम्स भी ज़्यादा देखे जाते हैं। लेकिन जो पतले लोग भी हैं वो भी कहीं हद तक उस स्नोरिंग के उसमें आ सकते हैं चपेट में। क्यों? ज़्यादातर पेशेंट जिनका स्ट्रक्चरल फेशियल एबनॉर्मेलिटी है, जबड़ा पीछे की तरफ है जिसको हम रेट्रोग्रेथिया बोलते हैं, या टंग फॉल बैक होने के सिम्टम्स है, या मुंह कम खुलता हो और अंदर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी हो, वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं। कई बार इन पेशेंट्स में लॉस ऑफ मसल टोन भी रहता है, जो कि हमें कई बार एंडोस्कोपी टेस्ट से भी देखना पड़ता है कि ये ऐसे पतले पेशेंट में स्नोरिंग के रीज़न क्या हो सकते हैं। तो ये ज़्यादातर पेशेंट में हम लोग स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी ज़्यादा देखते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें जो मोटे नहीं हैं, मेरे पास काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जो मोटे नहीं है लेकिन स्लीप एपनिया के सिम्टम्स उनमें हैं और स्नोरिंग होती है, जिनमें कारण ढूंढना भी बड़े मुश्किल होता है। बट ये थोड़ा सा यही है कि अगर स्नोरिंग है तो वहाँ पे बेसिकली आपको डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है। मोटे या पतले लोगों में दोनों में ही हम लोग सिम्टम्स देख सकते हैं। डॉक्टर, आपने अभी स्लीप एपनिया की बात की, तो हमने तो यही सुना है कि स्लीप एपनिया तो कुछ नहीं है, बस स्नोरिंग है। तो ये क्या, ये इसमें कुछ सच्चाई है? स्लीप एपनिया एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर है। स्लीप एपनिया खाली एक स्नोरिंग से रिलेटेड नहीं है। स्नोरिंग अगर मैं देखूं, जैसे आपने बोला कि आज की डेट में स्नोरिंग को ही माना जाता है, भाई स्नोरिंग हो रही है तो मतलब डीप स्लीप हो रही है। ऐसा नहीं है। स्नोरिंग है तो मतलब कहीं ना कहीं स्लीप बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं हो रही है। स्नोरिंग अगर मैं ब्रॉडली देखूं तो हार्मलेस स्नोरिंग और हार्मफुल स्नोरिंग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। हार्मलेस स्नोरिंग तो कभी किसी को स्नोरिंग हो गई, स्नोरिंग भी हुई तो ज़्यादातर तेज़ आवाज़ नहीं हुई, बस थोड़ी सी छोटी सी स्नोरिंग थोड़े टाइम के लिए हुई, कभी नज़ला वायरल की वजह से होगी तो ये। बट ज़्यादातर लोगों में हम लोग देखते हैं हार्मफुल स्नोरिंग रिलेटेड सिम्टम्स, और उन्हीं में हम लोगों को स्लीप एपनिया सिम्टम्स का समझना होगा। स्नोरिंग जब रेगुलर हो, बहुत लाउड हो, बहुत तेज़ आवाज़, इतनी आवाज़ तेज़ कि दूसरे कमरे तक जा रही हो। स्नोरिंग जब सांस को भी रोकने लग जाए, बीच बीच में सांस रुकने की समस्या भी आने लग जाए, जिसको हम एपनिया एपिसोड्स बोलते हैं। अगर स्नोरिंग इतनी प्रॉब्लम कर रही हो कि रात के टाइम में नींद ठीक से ना आ रही हो और फ्रेगमेंटेड स्लीप हो रही हो, कई बार ये पता चलती है पेशेंट को, कई बार नहीं पता चलती है। और जब ये नहीं पता चलते, कई बार हम लोग देखते हैं एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस आने लगता है पेशेंट को, यानी कि दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा नींद के झटके टाइप के आना, टीवी देखते देखते, अखबार पढ़ते पढ़ते, ड्राइविंग करते करते। तो ये बेसिकली पूरा एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर होता है जिसमें बताया स्नोरिंग, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस विद द फ्रेगमेंटेड स्लीप इन द नाइट टाइम। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम हमें एक स्लीप एपनिया के सिम्टम्स की समझ देता है। अगर इसमें कोई पेशेंट जो कि स्नोरिंग की समस्या से तो चली रही है, साथ साथ डे के टाइम में भी स्लीप कर रहा है और ओवरऑल स्लीप की क्वालिटी बहुत काफ़ी बार ये पार्टनर ही हमें बताते हैं, क्योंकि कई बार पेशेंट को नहीं पता चलता कि स्नोरिंग, आपने अमूमन देखा होगा पेशेंट को आप बोलेंगे स्नोरिंग करते हो ना, अरे मैं तो कोई स्नोरिंग नहीं करता, लेकिन जो उसकी पोल खोलते हैं उसके घर वाले, नहीं ये तो बहुत स्नोरिंग करते हैं, रात भर स्नोरिंग करते रहते हैं। तो इसलिए पेशेंट को कभी इसलिए पार्टनर की ड्यूटी बनती है, जो स्पाउस है, जो बेड पार्टनर है, कि भाई वो बताएगा
कि नहीं, आपकी स्नोरिंग बहुत ज़्यादा लेवल की होती है, आप बेड पे बहुत बेचैन रहते हो रात में हमने देखा आपकी सांस भी रुकती है। तो ये बेसिकली सिम्टम्स अगर हैं और साथ साथ डे टाइम स्लीपीनेस है तो ये स्लीप एपनिया के सिम्टम्स हैं। डॉक्टर, एक और चीज़ हमें बताई जाती है कि जो स्नोरिंग है ना, वो सिर्फ आपको ओल्ड एज में ही हो सकती है, तो इसमें कितने सच्चाई नहीं, है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। हम बच्चों में भी देखते हैं स्नोरिंग के सिम्टम्स। हर एज में हम लोगों को आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी लगभग ना के बराबर होती जा रही है, ओवरऑल टीवी रेडियो डिपेंडेंसी ज़्यादा हो गई है। इनफैक्ट खाने का पैटर्न भी बहुत अच्छा नहीं, जंक फूड, फास्ट फूड, इसके कल्चर की वजह से वेट गेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। हम बच्चों में ज़्यादातर एडिनॉइड्स की प्रॉब्लम भी देखते हैं, जो एलर्जिक पॉल्यूशन और इसकी वजह से भी आज की डेट में एडिनॉइड्स, टॉन्सिलाइटिस, अपर एयरवे एब्नॉर्मेलिटीज़ हम लोग देखते हैं, नज़ला जिसको हम लोग बोलते हैं, साइनोसाइटिस। इन समस्याओं की वजह से भी ये स्नोरिंग और स्लीप एपनिया वाले सिम्टम्स आने लगते हैं। तो ये हर एक एज ग्रुप में बेसिकली देखी जा सकती है। बच्चों के केस में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों के सिम्टम्स बिल्कुल अलग होंगे। वो डे टाइम स्लीपीनेस नहीं होगा उनमें स्नोरिंग तो होगी, साथ साथ में वो डे टाइम हाइपर एक्टिव हो जाएंगे बेसिकली। सो इसलिए कोई बच्चा जिसको रात में स्नोरिंग हो रही है और बहुत एक्टिव, सुपर एक्टिव बच्चा है, जिनमें तो माँ बाप को ये ध्यान रखना होगा कि ये कहीं स्लीप एपनिया के सिम्टम्स तो नहीं है। तो इसलिए अपने पीडियाट्रिशियन, अपने इवन डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें जिससे कि उसका डायग्नोसिस हो पाए। ऐसे ही मिडिल एज या फिर यंग एज ग्रुप में भी आज की डेट में हम बहुत स्लीप एपनिया पेशेंट देख रहे हैं ड्यू टू पुअर वर्क लाइफ बैलेंस। ओल्ड एज में भी सिम्टम्स ऑब्वियसली, जहाँ ओवरवेट या इस टाइप की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज़ है, वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं। तो इसलिए ये खाली एक एज ग्रुप में समेटना इसको ठीक नहीं रहेगा, ये ऑल अक्रॉस द एज ग्रुप हमें देखी जा सकती है। और डॉक्टर, पोस्चर से रिलेटेड भी बहुत बात होती है स्नोरिंग में। कहा जाता है कि जब आप पीठ के बल सोते हैं आपको तभी स्नोरिंग होती है, आप पीठ के बल मत सो, आपको स्नोरिंग नहीं होगी। नहीं, ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये अगर होगा भी तो 19-20 का फर्क पड़ता है इसमें स्नोरिंग के लेवल पे, या जो आपकी स्लीप एपनिया या ये रात के टाइम सांस रोकने वाले सिम्टम्स पे। अल्टीमेटली तो स्लीप एपनिया अगर है तो वो किसी भी पोस्चर में बेसिकली परेशान कर सकता है। और कई बार तो पेशेंट में देखा इस चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट भी कर देते हैं, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर कोई इंसान सो रहा है रात के टाइम में डीप स्लीप में, तो उसको अपने पोस्चर पे कंट्रोल कैसे रहेगा? वो कभी अपराइट भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, कभी उल्टा भी हो सकता है, करवट भी ले सकता है। सो इसलिए पोस्चर में बांधने पे तो और स्लीप अफेक्ट हो जाती है बेसिकली। सो इसलिए अगर स्नोरिंग सिम्टम्स है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। आप अपने आप से उसको प्लस माइनस करके सोचेंगे ठीक हो जाएगी, लेकिन वो ठीक नहीं होती है। 19-20 का फर्क होता है, लेकिन अल्टीमेटली इट हैज़ टू बी ट्रीटेड। और डॉक्टर, आपने यहाँ पर बताया कि 19-20 का फर्क होता है, पूरी तरह से नहीं ठीक होता, लेकिन कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि भाई घर पे भी हम कुछ प्रैक्टिसेस अपनाकर स्नोरिंग की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं एकदम। जैसे मैंने आपको बताया, जो हार्मलेस स्नोरिंग आज की डेट में काफ़ी, जैसे बहुत कल्चर हो गया रात में मोबाइल लेके सोने का। लोग अब मेरे पास एक आया था, एक आई थिंक जॉब में था, कॉर्पोरेट जॉब में। सो ही हैज़ अ हैबिट कि वो रात को सोते समय नेटफ्लिक्स या कुछ चला के सो जाता था, एंड हिज नेक यूज्ड टू बी एन एक्यूट एंगल। रात को सोते सोते ऐसे करके देखती है, ऐसे करके, तो कहीं ना कहीं वो सांस का रास्ता रुकने लगता है और वो स्नोरिंग वहाँ पे उसका, हमने बस रात को मोबाइल छोड़ा है, उसकी स्नोरिंग काफ़ी हद तक सेटल हो गई। दूसरे पेशेंट वो होते हैं जिसमें बेसिकली हम लोग साइनस का थोड़ा इलाज कर देते हैं, वहाँ पे भी बेसिकली फ़र्क पड़ जाता है। तो स्नोरिंग को समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका कारण क्या हो सकता है। इसलिए उसका प्रॉपर डायग्नोसिस हम लोग पेशेंट को देख के कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको एलर्जिक सिम्टम्स इंटरनल तो नहीं है। एसिडिटी सिम्टम्स भी कई बार स्नोरिंग से रिलेटेड होती है, क्योंकि एसिड रिफ्लक्स जब होता है, जब ऊपर तक आता है तो पूरा गले से लेवल तक इन्फ्लेम्ड कर देता है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग आप लाइक, जरूरी नहीं कि हर स्नोरिंग को हम लोग बिल्कुल बड़े बड़े टेस्ट और उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, बट अगर स्नोरिंग लो लेवल की है, रेगुलर नहीं है, जिसको मैं बोल रहा हूँ हार्मलेस स्नोरिंग टाइप से, वहाँ पे आप जरूर ये सब चीज़ें करके देख सकते हैं। लेकिन अगर ये स्नोरिंग इतने लेवल की है कि तेज़ आ रही है और रात के टाइम आपका बेचैन कर दे रही है और दिन के टाइम नींद आ रही है, तो फिर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट घर में करने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। ओके डॉक्टर, आप यहाँ पर हार्मलेस स्नोरिंग की बात कर रहे हैं, तो कहते तो ये भी हैं कि जब तक आपको बहुत ज़्यादा स्नोरिंग नहीं हो रही है, मतलब बहुत लाउड नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि आपका गला एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा स्नोरिंग हो रही है, तेज़ है बहुत आवाज़, तभी आपको गले की कोई समस्या है। ये क्या मिथ है या फिर ये फैक्ट है? ये एक मिथ इसलिए है क्योंकि खाली एक बार की स्नोरिंग की बात नहीं हो रही है। अगर कोई भी चीज़, कोई भी सिम्टम अगर रेगुलर चल रहा है,
तो मतलब बॉडी आपको एक नोटिफिकेशन दे रहा है, मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है, बॉडी आपको नोटिफाई करने की कोशिश करी कि देयर इज समथिंग। स्नोरिंग क्या है? हमारा सांस है, इट्स अ टर्बुलेंस, कि सांस को सही से जाने की जगह नहीं मिल रही है, तभी वो इधर उधर टकरा के एक रफ साउंड और एक स्नोरिंग साउंड, एक गर्गलिंग साउंड आ रहा है वो। तो कहीं ना कहीं वो पैसेज को हमें सही रखना पड़ेगा, जिससे कि बेसिकली हमारा सांस का जो फ्लो है वो अच्छे से चले और बेसिकली पेशेंट को सांस अच्छे से आए। तो अगर कभी ओकेजनल किसी को स्नोरिंग आ गई, चलो ठीक है, लेकिन अगर वही चीज़ रेगुलर वे में चल रही है और लाउड स्नोरिंग चल रही है, तो वहाँ पे आपको जरूर डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर एक और बहुत पॉपुलर सेइंग है कि जो स्नोरिंग है वो तो सिर्फ रात की समस्या है, सुबह तो आपको स्नोरिंग हो ही नहीं सकती, चाहे आप दोपहर में सो रहे हैं या फिर शाम के टाइम भी सो रहे हैं, स्नोरिंग होगी मतलब रात को ही होगी। स्नोरिंग एक्चुअली स्लीप की समस्या है। मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं जो ओपीडी में वेट कर रहे होते हैं, ओपीडी में सामने बैठे बैठे सो जाते हैं और उस टाइम पे उनकी स्नोरिंग चालू हो जाती है। तो खाली रात की समस्या कह देना ठीक नहीं है। कई पेशेंट हमारे ऐसे होते हैं जिनका कि शिफ्ट डिसऑर्डर चल रहा होता है, शिफ्ट वर्किंग चल रही होती है, यानी कि वो रात के टाइम में अपना काम करते हैं और डे के टाइम में सोने का काम करते हैं, जो यूएस टाइमिंग पे, यूके टाइमिंग इस पे चल रहे होते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं डे टाइम में स्नोरिंग हो रही है, क्योंकि वो डे उनका स्लीपिंग, इट्स रिलेटेड टू स्लीपिंग टाइम बेसिकली। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि ड्राइव कर रहे हैं और उसमें लोग बोला रहे तुम खराटे ले रहे हो, अभी तुम ड्राइव कर रहे हो, तो ये एक बहुत रिस्की सिम्टम हो जाता है कि आप ड्राइव कर रहे हैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी में जहाँ पे और भी लोग की लाइफ इन्वॉल्व है और वहाँ पे एक स्नोरिंग एपिसोड आना ड्यू टू स्लीप, तो कहीं ना कहीं उस भी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। यानी तो कि डे और नाइट का कोई कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन इट्स रिलेटेड टू स्लीप बेसिकली। डॉक्टर हमने अभी तो एज की तो बात कर ली कि भाई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ओल्ड एज वाले लोगों में स्नोरिंग की समस्या हो, किसी भी एज के लोग को हो सकती है, बट ज़्यादातर हमने मतलब घरों में यही देखा है कि जो हमारे मेल होते हैं, लाइक हमारे फादर हैं या फिर हमारे ब्रदर हैं, वही ज़्यादा स्नोर करते हैं। औरतों में तो इतनी समस्या देखी नहीं जाती, तो क्या सिर्फ पुरुष ही करते हैं स्नोरिंग? ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आज की डेट में स्त्री पुरुष दोनों में स्लीप एपनिया के लगभग समांतर ही इंसिडेंसेस हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आज की डेट में भी अगर हम लोग घर में लेडीज़ को देखें, वो उनकी हेल्थ कहीं ना कहीं, वो अपनी हेल्थ को इग्नोरेंस और कहीं ना कहीं एक वो चलता है कि चलो ठीक है इतना तो रहता है, इतने में क्या वो करेंगे, और उस टाइप से। तो इसलिए कितने हस्बैंड हम लोगों ने देखा है कि वो लेके आते हैं अपनी वाइफ को, और आपको मैं एक दो केसेस और बताऊंगा जो पेशेंट हमने देखे, उनको रात में खराटे आते थे, रात में नींद ठीक से नहीं आई, और उसके बाद में डे टाइम में एक तो रोटी बनाते बनाते शी बर्न्ट हर हैंड्स, तो स्लीप की वजह से। तो ये कई बार बहुत खतरनाक साबित भी हो सकता है। इसलिए एक ये पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो हस्बैंड हो या चाहे वो वाइफ हो, जो बेड पार्टनर है, जो भी चाहे ब्रदर हो चाहे कोई भी हो, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर वो सिम्टम्स हैं तो उनको नोटिफाई करें, नहीं आप में ये सिम्टम्स हैं रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। सो ये कहना ठीक नहीं कि नहीं ये लेडीज़ की बीमारी नहीं है, लेडीज़ में भी बेसिकली हम लोग ये देखते हैं प्रॉब्लम, और इक्विवेलेंट ही देखते हैं बेसिकली। यानी पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। हाँ, इट डिपेंड्स, लाइक जरूरी नहीं है कि जेंडर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि फीमेल अगर कोई भी लाइक ओवरवेट भी है या कोई कोई जिसको प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लम चल रही है, स्नोरिंग हो रही है, तो स्नोरिंग कैन नॉट बी रिलेटेड टू जेंडर। इट इज एक्चुअली seen in all the individuals across the ages, across the gender. So वहाँ पे हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको खाली एक स्त्री में कि नहीं ये तो पुरुष में ही होता है, ये तो खाली मेल्स ओरिएंटेड डिजीज है, ये कहना ठीक नहीं रहेगा। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है अपने पार्टनर का, चाहे वो आप मेल हो चाहे फीमेल। डॉक्टर अपने पार्टनर की, और अगर बेड पार्टनर की बात करें तो एक मूवी देखी थी हम लोगों में, वहाँ पर जो वाइफ होती है उसको स्नोरिंग की बहुत समस्या होती है, तो उसका हस्बैंड जो है वो इस तरह की बात बोलता है कि मुझे भी स्नोरिंग हो जाएगी अगर मैं कॉन्टिन्यूसली उसके साथ अगर बेड शेयर मैंने किया तो क्या कुछ ऐसा होता है कि अगर आप लगातार उस पर्सन के साथ सो रहे हैं जो स्नोर करता है तो आपको भी हो जाएगा? स्नोरिंग कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। स्नोरिंग ऐसा नहीं है कि किसी एक से दूसरे उस पर किसी को जाएगा, तो इसलिए इस चीज़ से घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस ये चीज़ ज़रूर है कि स्नोरिंग अगर है तो उसको एड्रेस करना ज़रूरी है, और एड्रेस करेंगे तो उसका जो वो है ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाएगा, उससे पेशेंट निकल पाएगा उस मायाजाल से। क्योंकि जिसको स्नोरिंग आ रही है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा नहीं होता, उसकी क्योंकि रात भी ख़राब है, उसका दिन भी ख़राब है, तो समहाउ
उसको उस नज़र से देखना ठीक नहीं है। कम्युनिकेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। डॉक्टर, स्नोरिंग के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसमें जेनेटिक्स का बहुत रोल होता है, तो ये किस हद तक सही है? अभी भी इस पे रिसर्च चल रही है। इसको पूरी तरह से मिथ बोलना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इस फैक्ट पे मैं इसको रखूंगा, क्योंकि ज़्यादातर मोटे लोगों में भी आज की डेट में हम लोग जेनेटिक्स का एक लिंकेज देख रहे हैं कि ये फैमिली में भी कई बार आप देखेंगे पूरी फैमिली में ही ओवरवेट लोगों का एक वो रहता है। तो ये कहीं ना कहीं जेनेटिक्स का लिंकेज इनडायरेक्टली जरूर होगा, लेकिन अभी इस पे फिर भी रिसर्च चल रही है। तो अभी बट कहीं ना कहीं जेनेटिक लिंकेज आ सकता है इसमें, क्योंकि जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कुछ पतले लोग होते हैं जिनमें स्नोरिंग की समस्या देखी जा सकती है, तो उसमें क्या जेनेटिक कारण तो नहीं है। तो ये एक बड़ा रिसर्च का मुद्दा आ जाता है। तो जरूर इस पे रिसर्च चल रही है और वी हैव टू सी कि उसमें क्या रिजल्ट कहते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर, ये भी कहा जाता है कि अगर आप ब्रीदिंग टेक्निक्स अपना रहे हैं, अपनी डेली लाइफ में उसको यूज़ कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं, तो आप स्नोरिंग की समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। हमेशा उसको जो है वो आपसे दूर हो जाएगा, आपको फिर मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसके पीछे क्या साइंस है? देखिए, एक्सरसाइज कभी भी हार्मफुल नहीं हो सकती है। इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल, चाहे वो योगा हो, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो नॉर्मल ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज हो। तो मैं बिल्कुल एडवोकेट करूँगा कि ज़रूर करना चाहिए। लेकिन इससे ये कहना, क्योंकि काफ़ी लोगों ने काफ़ी टाइप की एक्सरसाइज करने की कोशिश करी, उस पर रिसर्च भी हुई कि भाई अगर हम लोग माउथ की ऐसे ब्लोइंग एक्सरसाइज करेंगे या कुछ करेंगे, बॉल उठाने वाली एक्सरसाइज करेंगे, तो क्या उससे हम लोग कुछ कर सकते हैं। बट स्लीप एपनिया रिवर्सल नहीं देखा गया उनसे। तो खाली स्नोरिंग के लिए अगर हम कुछ एक्सरसाइज सोचें तो उससे क्योंकि ये जितनी भी मसल्स हमारी होती हैं ये इसकी टोन की बेसिकली प्रॉब्लम तो है, लेकिन वेट इज़ अ मेन प्रॉब्लम अगर हम लोग देखेंगे। तो ये इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम। तो हर एक पेशेंट पे एक स्टैंडर्ड हम लोग अप्रोच नहीं कर सकते कि आप एक्सरसाइज करो आप ठीक हो जाओगे। लेकिन हाँ, एक्सरसाइज करने से 3 चीज़ें जरूर होंगी कि आपका वेट लॉस की तरफ आप बढ़ोगे, जिससे कि स्नोरिंग और स्लीप एपनिया की समस्या से आप थोड़ी सी बेटरमेंट विद एवरी स्टेज पा सकते हैं। वो पेशेंट जो कि अभी भी एक ऐसी स्टेट पे जहाँ पे, क्योंकि ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जहाँ पे एकदम वेट गेन हुआ होता है, लाइक विद इन टाइम फ्रेम 1 साल में उनका वजन मान लीजिए 5 से 7 किलो बढ़ गया और वहाँ पे सिम्टम्स आने लगे, इनिशियल सिम्टम्स शुरू हो गए। तो हम लोग वहाँ पे सिर्फ उनको बोलते हैं आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, अपना एक्सरसाइज करो, ज़रूरी अब और मॉनिटर करेंगे हम लोग स्लीप एपनिया सिम्टम्स को कि कैसे चल रहे, स्नोरिंग कैसी चल रही है। तो कई बार वो पेशेंट का अपना एक्सरसाइज और अपना वो शेड्यूल करके किसी तरह से वो स्नोरिंग बंद भी हो जाती है। जब वो एक स्टैंडर्ड वेट से नीचे आ जाते हैं, अपने अपने एक तो जो थ्रेशोल्ड वेट पे आ जाते हैं, तो उसके बाद उनका स्नोरिंग बंद भी हो जाता है। तो स्नोरिंग को पूरी तरह एक्सरसाइज से इनडायरेक्टली इस तरह से तो हम लोग कम कर सकते हैं। इसको मैं पार्शियल फैक्ट बोलूंगा, लेकिन कोई स्लीप एपनिया रिवर्सल नहीं होगा इससे बेसिकली, कि रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज विल नॉट लीड टू द रिवर्सल, बट नॉर्मल एक्सरसाइज, वॉकिंग and losing weight will definitely help in reversing the sleep apnea. So it's a partial correct statement. Okay, डॉक्टर आपने यहाँ पर लाइफस्टाइल फैक्टर की बात की है। अभी तो हमारी लाइफस्टाइल इतनी ख़राब हो गई है, खास करके जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को स्नोरिंग की दिक्कत नहीं भी है तो नींद की कमी से शायद उनको ये दिक्कत हो जाएगी, मतलब ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा मतलब लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या फैक्ट है या फिर मिथ है ये? नींद की कमी की वजह से स्नोरिंग तो नहीं होगी, लेकिन नींद की कमी की वजह से आपका फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका मैं आपको एक और पेशेंट के बारे में बताता हूँ। एक बड़े अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन उनकी वाइफ ही आई थी उनको लेके। सुबह में वो कहते काफ़ी सिम्टम्स हैं, और यकीन मानिए उनके पास में पूरा थैले भर भर के उनके पास इन्वेस्टिगेशन थी। क्या टेस्ट नहीं उनके पास में, CT स्कैन, ईको, ये टेस्ट, वो टेस्ट, स्लीप टेस्ट, और क्या क्या नहीं टेस्ट था। तो उनकी वाइफ ने हमें बताया कि ये सुबह 9 बजे जाते हैं ऑफिस और रात को 3 बजे आते हैं। खाना क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। अब रात को 3 बजे भी आके, ऐसा नहीं कि 3 बजे आते ही सो गए। तो ही वाज इफेक्टिवली गेटिंग स्लीप ऑफ जस्ट 3 to 4 hours ओनली। अब 3 से 4 घंटे की कोई इंसान नींद लेगा और उसके बाद में डे पूरा ऐसा जाएगा, उसमें भी कहीं ना कहीं वो कभी बीच में एक नैप ले लिया, कहीं नैप ले, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब जो उनका एक लाइफस्टाइल था वो बहुत ही ख़राब था। इसकी वजह से उनको बहुत सारे सिम्टम्स चल रहे थे। हमने जस्ट उनको ये बोला कि यू हैव टू से टू योर ऑफिस, और मैंने उनको पेपर पे लिख के दिया थी दिस लाइफस्टाइल इज़ वेरी हार्मफुल, एंड हिज एज वाज जस्ट 25 ईयर्स। वेट गेन एकदम से हो गया था, खाना पीना जंक फूड हो गया था, क्योंकि आपका
नींद से खाली एक नींद ही नहीं, पूरा बॉडी का जो आपका लाइफस्टाइल है, पूरा खाने पीने का पैटर्न, एक्सरसाइज पैटर्न, काम करने का पैटर्न, क्योंकि आपको लग रहा है आप कंपनी में काम ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन आपका वर्क प्रोडक्टिविटी तो खराब ही हो गया है ना। तभी तो आपको ज्यादा टाइम, जो एक काम आप 4 घंटे में निपटा सकते थे, उस काम को आपको शायद निपटाने में 7 से 8 घंटे लग रहे, तभी आपको और ज्यादा आपको जूझना पड़ रहा है उस काम में। तो कहीं ना कहीं नींद इज रिलेटेड टू एवरीथिंग, और जब ये चीजें होंगी तो वेट गेन होगा और अल्टीमेटली इट विल लीड टू स्लीप एपनिया और स्नोरिंग सिम्टम्स। तो नींद की कमी से स्नोरिंग होना ठीक बात नहीं है, लेकिन नींद की कमी की जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं दैट कैन indirectly cause weight gain and can cause snoring। तो ये partially correct पे भी इसको मैं बोलूँगा। डॉक्टर, ये भी कहा जाता है कि अगर आप रात को स्नोर भी कर रहे हैं लेकिन सुबह आप बहुत एनर्जेटिक हैं, एकदम फ्रेश हैं, आपको टायर्डनेस नहीं फील हो रहा, इसका मतलब आपको स्लीप एपनिया नहीं है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या ये मिथ है या फिर कुछ सच्चाई है इसमें? देखिए, ऐसा नहीं है कि स्नोरिंग अगर हो रहा है तो डे टाइम स्लीपीनेस आएगा ही आएगा। मैंने आपको जो बताया था, इनमें से अगर एक भी फीचर, अगर रेगुलर स्नोरिंग है कि आपको डेली स्नोरिंग हो रही है और खूब तेज आवाज में हो रही है, फिर चाहे आपको डे टाइम में स्लीपीनेस हो रही है नहीं हो रही है, अल्टीमेटली स्लीप एपनिया की पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम दिन में स्लीप आने का इंतजार नहीं करेंगे, सिम्टम्स एक और ऐड हो जाए, एक तरह से एडिशन ऑफ सिम्टम्स ही हो जाएगा ना। तो हम वेट नहीं करेंगे कि एक और सिम्टम ऐड हो जाए स्पेक्ट्रम में, तो हम उसको पहले से पहले ही रोकथाम करने की कोशिश करें। तो ये मिथ है कि जरूरी नहीं है कि अगर स्नोरिंग आ रही है तो दिन के टाइम स्लीप आएगी स्लीप एपनिया पेशेंट्स में। ये एक इनिशियल सिम्टम भी हो सकता है और उसमें सब्जेक्टिव सिम्टम्स आगे और बढ़ते जाते हैं एडिशन में। ऐसे तो लोगों को कई बार ऑन एडिशन मेमोरी की भी समस्या, कॉग्निटिव डिसफंक्शन जिसको बोलते हैं, मेमोरी की समस्या आने लगती है, ओवरऑल जो एक डिप्रेशन की समस्या आने लगती है। तो स्लीप एपनिया इज जस्ट नॉट अबाउट स्नोरिंग एंड डे टाइम स्लीपीनेस, इट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर, इट कैन अफेक्ट वर्चुअली एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, सो डॉक्टर, एक और चीज़ कही जाती है कि जिनको स्नोरिंग की दिक्कत होती है ना, उनको ओरल समस्याएं होंगी बहुत सारी। उनका ओरल हो सकता है कि उनके दांत में समस्या हो सकता है उनके गम्स में समस्या हो। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसमें यही है कि ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ जो स्लीप एपनिया पेशेंट्स हैं उनका जो ओवरऑल कंट्रोल ऑफ शुगर, कंट्रोल ऑफ जो, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया पूरी बॉडी की समस्या बनती जाती है ये, तो इसमें ये पेशेंट्स का एक स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा रहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़े रहते हैं, तो शुगर कंट्रोल भी बहुत अच्छा नहीं होता। जहाँ शुगर बढ़ा रहेगा वहाँ पे ओवरऑल ओरल हाइजीन भी अच्छी नहीं रहेगी, और इनफैक्ट ये पेशेंट आप देखेंगे ज़्यादातर माउथ ब्रीदिंग ज़्यादा इन पेशेंट्स में रहता है। स्नोरिंग जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे स्नोरिंग, मुंह खुला रह गया, मुंह उसमें रह गया, तो इसकी वजह से माउथ ड्राइनेस ज़्यादा रहती है इस टाइप के पेशेंट में। तो माउथ, अगर हमारा ओरल में कुछ भी एक चेंज आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं ड्राई माउथ अगर रहेगा तो वो जो हमारे दांतों के अंदर जो जिसको हम कीड़ा बोलते हैं या कुछ बोलते हैं कैविटी फॉर्मेशन, उसके चांसेस होने के भी ज़्यादा हो जाते हैं। और इसलिए स्नोरिंग जो ये स्लीप एपनिया पेशेंट्स हैं उसमें डेंटल हाइजीन की प्रॉब्लम देखी गई है, लेकिन ऐसा अलार्मिंग नहीं कि हर स्लीप एपनिया पेशेंट को डेंटल प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो ये फैक्टर्स होते हैं और उसको एड्रेस करना भी जरूरी है। यानी कि ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि अगर आपको स्नोरिंग है तो आपको ओरल समस्याएं होंगी ही होंगी। हर एक पेशेंट में नहीं होगा, किसी पेशेंट में जरूर हो सकता है, खासतौर से अगर डायबिटिक है, अगर खासतौर से कोई और हेल्थ प्रॉब्लम भी साथ में चल रही है तो वहाँ पे हम लोग ये प्रॉब्लम, यानी कि सिम्टम्स को सिम्टम्स के आधार पर। डॉक्टर, लास्ट में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये जो स्नोरिंग है इसकी कोई इफेक्टिव मेडिसिन है? क्योंकि हमें तो ये बताया जाता है कि इसका कोई क्योर नहीं है, क्योंकि अभी आपने उसके क्योर के बारे में बहुत सारी बातें बताई, लेकिन अगर हम स्पेशली मेडिकेशन की बात करें तो स्नोरिंग कुछ हद तक कुछ मेडिसिन्स हैं, लेकिन वो मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड पेशेंट्स के लिए काम करती है, जिनमें ज़्यादातर मैंने जैसे साइनोसाइटिस की पेशेंट में बोला, साइनोसाइटिस की पेशेंट में जिसको हम नज़ला बोलते हैं, उसमें क्या होता है नाक से पीछे की तरफ कुछ फ्लूइड्स या बलगम गिरता है, जिसकी वजह से गले में थोड़ा सा सूजन या इस टाइप की समस्या आने लगता है, जिसको पोस्टनल डिस्चार्ज या पोस्टनल ड्रिप बोलते हैं। उन पेशेंट में हम नेजल स्प्रे देते हैं और उनमें काफ़ी हद तक स्नोरिंग को हम लोग हटा सकते हैं इस तरीके से। लेकिन ये वही पेशेंट है जिनको मैं बता जहाँ पे ज़्यादा हार्मफुल स्नोरिंग नहीं है, थोड़ा बहुत वो है, तो वहाँ पे हम लोग ज़रूर देखते हैं। कुछ दवाइयाँ एज सच तो नहीं आई हैं क्योंकि ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है। स्नोरिंग इज़ अ मैकेनिकल प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया टर्बुलेंस है, ये एयर फ्लो कहीं ना कहीं रुक रहा है, ठीक से नहीं जा रहा है, उसकी वजह से है।
तो इसके लिए मेडिसिन ज़्यादा काम नहीं करती हैं। इसमें अल्टीमेटली जो चीज़ काम करती है कि डिवाइसेस, बेसिकली जो प्रेशर डिवाइसेस हैं जो कि इसको खुला रखती हैं, जो ट्रैक को। बट कुछ जैसे मैंने आपको बताया नेजल स्प्रे, ऐसे ही एसिड रिफ्लक्स की समस्या किसी को है तो उसमें भी अगर हम लोग कंट्रोल करें तो कुछ हद तक स्नोरिंग की समस्या को हम लोग कम कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोलूँगा ये एक डॉक्टर की सुपरविजन में होना चाहिए। ये अपने आप से हम कोई भी दवाई ला के शुरू कर दें कि चलो इस दवाई से ये हो जाता है, क्योंकि आज की डेट में व्हाट्सएप पे बहुत तरह तरह के मैसेज ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, तो इस चीज़ से करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है अगर स्नोरिंग इस टाइप से रहता है आपको, तो ताकि वो आपका पूरा एग्जामिनेशन करके और अगर दवाई की ज़रूरत है तो दवाई दें, नहीं तो अगर कुछ टेस्ट करके आगे उनको डायग्नोस करना है प्रॉपरली तो उस हिसाब से चलें। और डॉक्टर, मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस के जो भी सवाल थे, जो भी मिथ्स थे उनके मन में स्नोरिंग से रिलेटेड, उन सब के आंसर्स उनको मिल गए होंगे। उसके पीछे का जो लॉजिक है, जो साइंस है, वो भी अभी पता चल गया होगा। जाने से पहले आखिरी बार मैं आपसे चाहूँगी कि जो भी पेशेंट है हमारे, जिनको स्नोरिंग की समस्या है या फिर जिनके रिलेटिव्स को या फिर फैमिली को या फिर उनके पार्टनर्स को स्नोरिंग की समस्या है, आप उनके लिए कुछ टिप्स दे दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट कर दीजिए। बहुत ज़रूरी है कि हम स्नोरिंग को नज़रअंदाज ना करें। कई बार ये एक बड़ा हंसी मजाक का मुद्दा बन जाता है, अरे खराटे लेते हो और ये करते हो, लेकिन आपको जो भी पेशेंट जो भी खराटे ले रहा है, जो भी उसको बताना उसको, ताकि प्रॉपरली वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका प्रॉपरली डायग्नोस हो सके। क्योंकि खाली स्नोरिंग नहीं होता उस पेशेंट में, कई बार हिडन बीपी चल रहा होता है, हिडन शुगर चल रहा होता है, ओवरऑल बॉडी मेटाबॉलिज्म का गड़बड़ चल रहा होता है। और ज़्यादातर ये आप देखेंगे ये पेशेंट 40 to 50 ईयर्स एज ग्रुप के ज़्यादा पेशेंट होते हैं, जिनमें ये 10 साल अगर बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर 10 साल में कोई बीमारी अगर पनप रही है, उसको कंट्रोल कर लिया तो आगे 20 साल अच्छे जाएंगे। और कोई बीमारी पनपने लग गई कब, क्योंकि अगर स्नोरिंग हो रही है, स्लीप एपनिया, तो कई बार ब्लड प्रेशर आने लग जाता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको मोटापा ज़्यादा होना, उसकी वजह से और स्लीप एपनिया बढ़ता है, शुगर ज़्यादा रहना, तो ये बीमारियां तो जुड़ती जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो स्लीप एपनिया सिम्टम्स को नज़रअंदाज ना करें, और ये कई बार जानलेवा भी साबित हो सकता है। एक मशहूर फिल्म सिंगर थे जिनका स्लीप एपनिया की वजह से ही देहांत हुआ है। इसलिए क्योंकि रात के टाइम में स्नोरिंग और इसकी वजह से ऑक्सीजन में भी ड्रॉप देखा जाता है, जो कि बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए ये एक जानलेवा समस्या भी बन सकती है, एक इस तौर पे। और दूसरा, अगर ड्राइविंग करते हो या कोई भी मशीनरी पे काम करते हो या कोई भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे अगर नींद का एक झटका 30 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स का, एक 10 सेकेंड का भी एक झटका नींद का एक हाई स्पीड मोटर सिचुएशन में बहुत रिस्की हो जाता है। हमारे पास कितने पेशेंट आते हैं इनमें हम लोग देखते हैं कि हाँ एक एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पे स्लीप एपनिया के सिम्टम्स की वजह से हो। आप गूगल ही करके देख लीजिएगा, स्लीप एपनिया रिलेटेड टू ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, आपको दिख जाएगा कि इसका कितना प्रॉब्लम है। मुझे लगता है डॉक्टर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला और इतनी सारी बातें और इतनी अच्छी बातें हमें बताएं, वो भी इतनी इजी लैंग्वेज में। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े। मुझे लगता है कि अब आपके मन में जो भी सवाल थे उनका आंसर डॉक्टर मयंक ने दे दिया होगा। सारी चीज़ें आप नोट डाउन करके रख लीजिए, हाईलाइट उसे कर लीजिए। अगर फिर भी आपको हमसे कुछ जानना है या फिर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट के जरिए आप सारी चीज़ें हमें बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नया वीडियो लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग नवभारत टाइम्स।